आ जाओ बच्चों आ जाओ। हम लोग पढ़ रहे हैं बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट में बच्चों हमने फर्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ा, राइट। उसके बाद हमने रेगुलेटिंग बॉडी के बारे में पढ़ा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा, बैंकिंग ऑपरेशंस ब्रांचेस में होते हैं, बाकी ऑफिस में क्या होती है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं, ये पढ़ा, राइट। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड, हमने इस पे बहुत डिटेल में चर्चा कर ली थी, कौन कौन सी रिपोर्ट जाती हैं। बैंक के अकाउंटिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग जो है हमने ऑब्टेन करी बच्चों, ये एक पूरा भूमिका वाला पैराग्राफ था, हमने इसको भी पढ़ लिया। फिर कैटेगरीज ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटराइजेशन, 3 तरह के बैंक होते हैं, हमने वो पढ़ लिया। फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जो है हमने बातचीत करी। देन हमने ऑडिट में चर्चा करनी शुरू करी थी, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एज पर 141। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर की मैंने बात करी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपसे एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट किसी भी फॉर्मेट में जो है वो पूछा जा सकता है। रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर पे भी हमने चर्चा कर ली थी कि ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कौन तय करता है। आज हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं पावर ऑफ ऑडिटर। बहुत सिंपल बच्चों, आपने मेरे साथ सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 पढ़ा हुआ है, राइट टू एक्सेस वाला। सेम बात यहां पे लिख के छोड़ देंगे कि बात ऐसी है जी, बैंकिंग कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं या नेशनलाइज्ड बैंक के जो ऑडिटर्स हैं उनकी, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कोई ऑडिटर है, या सब्सिडरी ऑफ एसबीआई के कोई ऑडिटर है, या आरआरबी के ऑडिटर है, उनकी जो पावर है वो सेम है एज दोज ऑफ कंपनी ऑडिटर इन द मैटर ऑफ एक्सेस ऑफ बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। तो वो जो हमने पढ़ी थी बच्चों हमारी ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में कि ऑडिटर के पास राइट टू एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, वही सेम पावर जो है वो हमारे बैंक के ऑडिटर के पास भी होती है। दैट्स इट। आइए जी, देन बात करते बच्चों ऑडिटर्स रिपोर्ट की। किसकी बात करते हैं? ऑडिटर्स रिपोर्ट की। नेशनलाइज्ड बैंक में हम ऑडिट रिपोर्ट किसको देते हैं? सीजी को देते हैं। अच्छा, आप कल लोग परेशान हो रहे थे नेशनलाइज्ड बैंक, सारी चीजें बच्चों मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी, आपके नोट्स में आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये आपके एग्जाम्स के लिए नहीं है, याद रखिएगा। ओके, अभी के लिए आइए मेरे साथ। नेशनलाइज्ड बैंक बच्चों, नेशनलाइज्ड बैंक के केस में रिपोर्ट किसको दी जाती है? सीजी को। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रिपोर्ट के अंदर कंटेंट क्या क्या होता है, रिपोर्ट के अंदर कंटेंट क्या क्या होता है। ये आपको काफी ज्यादा इंस्पायर्ड लगेगा। सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 3 पढ़ा था आप लोगों ने, 1 गन 2 शू 3 ट्री, काफी ज्यादा इंस्पायर्ड लगेगा, मतलब बिल्कुल सेम नहीं है बट फिर भी हम लोग इसको अलग से पढ़ लेंगे। कल को आपसे पूछ ले कि भाई ऑडिटर रिपोर्ट का कंटेंट क्या होता है नेशनलाइज्ड बैंक के केस में, तो आपको ये बातें बतानी है। पहले मैं आपको कीवर्ड्स बता देता हूं, बैलेंस शीट, ट्रांजैक्शंस, रिटर्न्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनी अदर मैटर। बस 5 बातें बेटा मेरे साथ साथ। बैलेंस शीट, कम ऑन एवरीवन, हाँ जी, बैलेंस शीट, ओके। उसके बाद ट्रांजैक्शन, रिटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनी अदर मैटर। 5वां तो छोड़ ही दो, एनी अदर मैटर। सबसे पहले शुरुआत कहां से? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है तो भाई पीएनएल भी होगा, यानी 3 तो याद हो गए, बैलेंस शीट, पीएनएल, अदर मैटर्स। 2 एक्स्ट्रा बस याद करने, एक ट्रांजैक्शन और दूसरा रिटर्न्स, बस बात खत्म। रिटर्न्स क्यों है? क्योंकि ब्रांच है तो रिटर्न्स भी होंगी। बैंक की ब्रांचेस होती है क्या? यस, तो रिटर्न्स भी होंगी। पहले बच्चों मुझे 5 चीजें याद करके बता दो, उसके बाद समझा दूंगा। बैलेंस शीट, ट्रांजैक्शंस, रिटर्न्स, पीएनएल, अदर आइटम्स। याद करने का तरीका क्या था भाई? बैंक है, बैलेंस शीट बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा तो पीएनएल भी बनाएगा, और लास्ट में बच्चों अदर्स वाला तो है। 2 बातें एक्स्ट्रा, ब्रांच है तो ब्रांच से क्या आती है? रिटर्न्स, एंड एक बच गई बस क्या? ट्रांजैक्शन। तो एक नेशनलाइज्ड बैंक की रिपोर्ट में मेनली 5 चीजों पे जो है वो रिपोर्टिंग होगी, बैलेंस शीट, पीएनएल, ट्रांजैक्शन, रिटर्न्स एंड अदर्स। डन। बोलिए अब इसमें क्या क्या रिपोर्ट करना है? बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल। बैलेंस शीट फुल एंड फेयर बैलेंस शीट है या नहीं? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अफेयर्स ऑफ बैंक देती है कि नहीं? बैलेंस शीट फुल एंड फेयर बैलेंस शीट है नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू देती है नहीं? अब ट्रू एंड फेयर पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। देखिए, ट्रू का मतलब एज पर लॉ रेगुलेशन होना चाहिए, फेयर का मतलब सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन दिखना चाहिए। सर सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आपने किसी से सिक्योरिटी मनी ली है तो वो आपकी लाइबिलिटी की तरह दिखनी चाहिए या इनकम की तरह दिखनी चाहिए? लाइबिलिटी की तरह दिखनी चाहिए तो थम्स अप कर दीजिए, इनकम की तरह दिखनी चाहिए तो थम्स डाउन कर दीजिए। सिक्योरिटी मनी ली है, सिक्योरिटी मनी, जल्दी बताइए, सिक्योरिटी मनी ली है, जल्दी बताइए, वो बेटा आपकी क्या होती है? वो आपकी जो है वो लाइबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपने उसे अपनी इनकम की तरह दिखा दिया तो बताइए क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू होगा? आंसर इज नो। तो बैलेंस शीट सिंपली स्पीकिंग फुल एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर व्यू, फुल एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर व्यू। इज दैट क्लियर? बोलिए। फिर सेकेंड चीज है ट्रांजैक्शन। ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना होता है कि भाई बैंक ने जितनी भी ट्रांजैक्शन करी है वो बैंक की पावर में थी या नहीं, यानी बैंक ने जो भी लोन्स दिए हैं वो प्रॉपर्ली ऑथराइज थे या नहीं। बैंक ट्रांजैक्शन विद इन पावर्स,
बैंक ट्रांजैक्शन विद इन पावर्स। बस तीसरी चीज बच्चों हमारे पास क्या आएगी, आज आपको तीसरी चीज भी दिखा देता हूं, रिटर्न्स। रिटर्न्स दो चीजें हो गई, पहला था बैलेंस शीट, दूसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी बच्चों रिटर्न्स। रिटर्न्स में हमने क्या देखना है कि भाई ब्रांच ऑफिसेस से जो रिटर्न्स आ रही हैं वो एडिक्वेट है या नहीं। कम ऑन, ब्रांच ऑफिसेस से जो रिटर्न्स आ रही हैं वो एडिक्वेट है या नहीं। ओके बोल दो, तीन चीजें हो गई, बैलेंस शीट फुल एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रांजैक्शन विद इन पावर, रिटर्न्स फ्रॉम ब्रांच ऑफिस एटसेट्रा वो आपकी एडिक्वेट है या नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या पूछेंगे कि भाई जो प्रॉफिट और लॉस दिखा रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस दिखा रहे हैं वो ट्रू है नहीं, यानी जो प्रॉफिट दिखाया है वो एक्चुअली में हुआ है या नहीं हुआ है। आइए जरा देखते हैं। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट शोज ट्रू बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड कवर्ड, दैट्स इट। कितना आसान। और एनी अदर मैटर ही कंसिडर्ड टू बी बॉट टू द नोटिस ऑफ द सीजी। कोई भी ऐसा मैटर बच्चों जो उसे दिखता हो कि भाई हमें नोटिस में लेके आना है, कोई भी ऐसा मैटर जो उसे लगता हो कि हमें नोटिस में लेके आना है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वो मैटर भी वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख सकता है। आइए चेक करते हैं याद हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, बैंक ऑडिट की रिपोर्ट में 5 बातें ऑडिटर क्या लिखता है नेशनलाइज्ड बैंक ऑडिट की रिपोर्ट में, बताइए जल्दी से बताइए। पहले तो बैलेंस शीट, ट्रांजैक्शन, रिटर्न, P&L, अदर्स। बैलेंस शीट फुल एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर व्यू, अच्छा जी। ट्रांजैक्शन विद इन दी पावर, रिटर्न्स एडिक्वेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट shows the true balance of profit or loss during the period. Any other, अदर में क्या था, कोई भी अदर मैटर जो वो कंसिडर करता है should be brought to the knowledge of the central government। खत्म। ओके अब नीचे देखिए बच्चों, मैं आपको दिखाता हूं कि इस चैप्टर की अप्रोच कितनी कैजुअल है। इधर देखो, रिपोर्ट ऑफ SBI भी सीजी को जाती है वैसे ही बनती है जैसे नेशनलाइज्ड बैंक की बनती है। खत्म। रिपोर्ट ऑफ SBI भी सीजी को जाती है वैसे ही बनती है जैसे नेशनलाइज्ड बैंक की बनती है। अब नेशनलाइज्ड बैंक की रिपोर्ट कैसे बनती है, ऐसे बनती है। क्या नेशनलाइज्ड बैंक की रिपोर्ट आपको समझ आती है, बोलिए हाँ के ना। कम ऑन जल्दी बोल दो, बोल दो, आ जाओ। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि भाई ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है। हाँ जी, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। टॉपिक का नाम कुछ और है, कंटेंट कुछ और है। सिंपल सी बात ये बोली जाएगी कि भाई बैंक के जितने भी ऑडिट रिपोर्ट बन रही है और जो भी बैंक के ऑडिटर है, दे शुड फॉलो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दे शुड फॉलो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एक बात। ओके, फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है आपको कि भाई बैंक की जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट बन रही है, बैंक के जितने भी ऑडिटर हैं, दे मस्ट कंप्लाई विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये बात समझ आती है। और दूसरी बात आपसे क्या बोल रहे हैं, दूसरी बात आपसे बोल रहे हैं कि देखो भाई जितनी भी अनऑडिटेड ब्रांचेस है, सर बैंक की कुछ ब्रांचेस अनऑडिटेड भी रह सकती हैं। हाँ बेटा, जो मटेरियल ब्रांचेस नहीं है वो ब्रांचेस क्या रह गई, अनऑडिट, उनको हमने ऑडिट नहीं करवाया। जितनी भी अनऑडिटेड ब्रांचेस हैं उनका हमें क्वांटिफिकेशन देना है, नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस बतानी है, उन ब्रांचेस के कितने एडवांसेस थे, कितने डिपॉजिट थे, उनकी कितनी इंटरेस्ट इनकम थी, कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस था, ये सब बच्चों हमें जो है वो बताना पड़ेगा। दो बातें हैं, अगला टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सिर्फ दो ही बातें हैं। ऑडिटर और ऑडिट रिपोर्ट को क्या फॉलो करना है, जल्दी बोलिए बेटा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। फिर साथ साथ में आपको क्या करना है, जो अनऑडिटेड ब्रांचेस हैं उनका नंबर बताओ और क्वांटिफाई करो उन ब्रांचेस के एडवांसेस कितने, एडवांसेस मतलब जितना लोन उन्होंने दिया है, उन ब्रांचेस के डिपॉजिट कितने हैं, इंटरेस्ट इनकम कितनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है। लीजिए आइए मैं आपको दिखाता हूं फॉर्मेट। बच्चों बुक से भी दिखाता हुआ चलूंगा। फॉर्मेट, ऑडिटर और ऑडिट रिपोर्ट शुड कंप्लाई विद एसेस, नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस शुड बी गिवन विद द क्वांटिफिकेशन ऑफ एडवांसेस कितने हैं, डिपॉजिट कितने हैं, इंटरेस्ट इनकम कितनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने हैं। बुक से भी आपको साथ साथ दिखाता चलता हूं। ये हो गया बच्चों हमारा फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ओके बोलिए, छोटे छोटे टॉपिक, बहुत छोटे छोटे टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास आपका फेवरेट टॉपिक आता है LFAR। और LFAR में आपको क्या पढ़ाया गया है, LFAR में आपको बोला गया है कि देखो जी, अगर आप बैंक के ऑडिटर हो तो आपके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में लिखा होता है कि आपको क्या फर्निश करनी है। कम ऑन, क्या फर्निश करनी है, LFAR फर्निश करनी है, राइट। अच्छा, ये आपने कब तक फर्निश करनी होती है, 30 जून ऑफ एवरी ईयर, 30 जून ऑफ एवरी ईयर। और इतना डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, कह रहे हैं कि भाई 30 जून तक सबमिट करनी है तो प्रॉपर प्लानिंग कर लेना। टॉपिक खत्म। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन LFAR. LFAR is a long form audit report. It has to be given by the auditor in case of bank audit. It has to be submitted by 30th June of every year, and to submit it on the time, auditor should plan his audit effectively and efficiently. नमस्ते। हेलो, आपको मेरे पर विश्वास नहीं है, आप ICAI का स्टडी मैट खोल के देख लो, इससे ज्यादा कुछ बताया हो तो LFAR के बारे में। आपकी बुक में बच्चों मैंने टॉपिक डाल दिया, देखिए। कहते हैं जो ऑडिट रिपोर्ट जाएगी वो तो जाएगी, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, अरे सीधे सीधे बोलो ना, यत्र तत्र सर्वत्र रिक्वायर द ऑडिटर टू फर्निश लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट।
ओके जी। अच्छा, द मैटर्स विच द बैंक रिक्वायर द ऑडिटर टू डील विद द लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट हैव बीन स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। एलएफआर में कौन से मैटर्स आएंगे बेटा, जो किसने बताए हैं, आरबीआई ने। अच्छा जी, एलएफआर इज टू बी सबमिटेड बाय 30 जून ऑफ एवरी ईयर एंड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन। एलएफआर की क्या करनी, हमें ऑडिट की प्रॉपर क्या करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। आ जाओ जी, तो एलएफएआर में एक बात और ऐड कर दूं भाई साहब, इसके मैटर्स कौन बताता है, जल्दी बता दो, इसके मैटर्स कौन बताता है, आरबीआई। क्या बोनी करिए बच्चों, आज हमने आते ही साथ हमने पता है कितने टॉपिक निपटा दिए, 1 2 3 4, बढ़िया। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन बोल दो, आ जाओ। अब चलते बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो क्या है, रिपोर्टिंग टू आरबीआई। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा इसको, इंपॉर्टेंट। सुनना जरा, भूमिका बनाने दो, भूमिका बनाने दो बच्चों, मजा आएगा, भूमिका बनाने दो। इधर देखो प्लीज। आरबीआई ने सबसे पहले तो भाई आरबीआई का काम क्या है, बैठ के देखते रहो क्या चल रहा है। कोई फ्रॉड हो जाए बड़ा हर्षद मेहता जैसा, तो क्या बना दो बेटा, कमेटी बना दो, कमेटी। फिर वो कमेटी रिकमेंडेशन देगी और उस कमेटी के रिकमेंडेशन जो है बैंक पे एप्लीकेबल कर दो, राइट। आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला, किस बात के लिए, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी ऑन लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंक फ्रॉड्स। सुनो मेरी बात, बैंक में फ्रॉड बढ़ रहे हैं, बैंक में फ्रॉड बढ़ रहे हैं, आरबीआई ने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी, वो कमेटी कौन सी थी, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंक फ्रॉड को लेके। बोलिए किसको लेके, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंक फ्रॉड। एस्पेक्ट बोल लो, एस्पेक्ट बोल लो, जो मर्जी बोल लो, याद कर लो, बोलो बेटा। लीगल एस्पेक्ट ऑन बैंक फ्रॉड्स को लेके कमेटी बनाई गई, राइट। फिर उस कमेटी के रिकमेंडेशन को लेके एक सर्कुलर निकाला गया, और उसके लिए ध्यान से देखना, ध्यान से, वो सर्कुलर किस किस पे एप्लीकेबल है, सारे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पे। अति दुखी आत्मा, डाउट नंबर 1, सर ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होता है? अरे आरबीआई एक्ट का शेड्यूल 2 है, उसके अंदर जो लिस्ट है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। और सुनना चाहते हो, अब अति दुखी आत्मा, क्वेश्चन नंबर 2, सर फिर कोई नॉन शेड्यूल्ड बैंक भी होता है क्या? हाँ बेटा होते, 1500 नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। फर्क क्या होता है दोनों में, एक मोटा मोटा फर्क मैं ये बताऊं कि बेटा शेड्यूल्ड बैंक पे ज्यादा ट्रस्ट होता है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक पे कम ट्रस्ट होता है। शेड्यूल्ड बैंक कल को लूटने पिटने लग जाए तो वो आरबीआई से लोन ले सकता है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो है वो आरबीआई से लोन नहीं मांग सकता, क्योंकि वो शेड्यूल्ड बैंक नहीं है। इस इंफॉर्मेशन का अब आप लोग बैठ के सोचो कि आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे, ये मैंने विकिपीडिया से देख के आपको बता दिया है, खुश हो जाओ, ठीक है, ओके। आ जाओ, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो बच्चों। अब तुम मोटिवेटेड हो, मुझे पता है शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है, बट कोई बात नहीं, आइए मेरे साथ। आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑन लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंक फ्रॉड, जो सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पे एप्लीकेबल है, एक्सक्लूडिंग आरआरबी। आरआरबी याद है ना, 1976, सही बोल रहा हूं, 1976। और उस सर्कुलर में बच्चों लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटिंग प्रोफेशन भी बताई गई है, उस सर्कुलर में लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटिंग प्रोफेशन बताई गई है। इधर देखो, फ्रॉड हुए, आरबीआई ने कमेटी बनाई, कमेटी ऑन लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग फ्रॉड्स, और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है, आरबीआई ने बोला सब बैंक्स पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट आरआरबी। और उसी सर्कुलर के अंदर बच्चों ऑडिटिंग प्रोफेशन की लाइबिलिटी भी बताई गई है, और वही हमें यहां पे पढ़नी है। आप टॉपिक के नेचर से समझो कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कि यहां बता रहा है, आरबीआई बता रहा है कि ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू बैंक फ्रॉड्स। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बोलो। पॉइंट नंबर 1, क्या करना है भाई ऑडिटर को, सुनते जाना। ऑडिटर को कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है, ऑडिटर को कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है, सर ये सस्पिशियस एक्टिविटी क्या होता है, कोई फ्रॉड दिखता है या कोई ऐसी एक्ट दिखती है जहां पे बैंक अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाके एक्ट कर रहा है, यानी कि भाई साहब कोई प्रोफेशनल, कोई पर्सनल, कोई बैंक का एम्प्लॉय अपनी पावर से ज्यादा लोन सैंक्शन कर रहा है, राइट। तो ऐसी एक्ट्स को क्या, मुझे बताओ, ऑडिटर को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए आरबीआई को, हाँ या ना? आंसर इज यस, तुरंत जो है वो रिपोर्ट करना चाहिए। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो जिसमें फ्रॉड दिख रहा हो, एक्सेस पावर यूसेज दिख रहा हो, तो उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और अगर ये पता चल गया कि इट वाज अ डेलिब्रेट फेलियर ऑन योर पार्ट, योर बोले तो ऑडिटर्स पार्ट, इट वाज अ डेलिब्रेट फेलियर ऑन ऑडिटर्स पार्ट, तो भैया ऑडिटर को हम लोग लायबल मान लेंगे और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, यानी ऑडिटर को पता था कि फ्रॉड, एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी जैसा कुछ चल रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो बैंक के पावर्स के बियॉन्ड है, और ऑडिटर ने उसकी रिपोर्ट नहीं करी, देखकर भी रिपोर्ट नहीं करी बच्चों, तो हम मान लेंगे कि भाई साहब यहाँ पे तो ऑडिटर के अगेंस्ट एक्शन जो है वो होना चाहिए। और इसके बाद आईसीए ने अपने स्टडी मैट में किया है मजाक, बस एक यही बात है जो आपको पढ़नी है इसमें, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी सब ऐसे हवाबाजी में निकल जाएगा। इधर देखो, भूमिका बनाते हो। आरबीआई ने क्या ऑडिटिंग प्रोफेशन की कोई लाइबिलिटीज बताई है विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स एक्सेट्रा? हाँ। कैसे बताई है?
आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला। सर्कुलर किस पे था बच्चों? सर्कुलर था रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑन लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग फ्रॉड्स पे। उसमें ऑडिटिंग प्रोफेशन की लाइबिलिटीज बताई गई। मेजर लाइबिलिटी सिर्फ यही है कि ऑडिटर को अगर कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है, सस्पिशियस एक्टिविटी क्या होगी? जल्दी बोलो, मेरे साथ बोलो। या तो फ्रॉड, कम ऑन, या तो फ्रॉड, या फिर बेटा क्या होने वाला है? यूसेज ऑफ एक्सेस पावर, एक्टिंग इन एक्सेस ऑफ पावर। तो ऐसी चीजों को ऑडिटर को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। डेलिबरेट फेलियर विल टेंड अमाउंट टू एक्शन और विल रिजल्ट इनटू एक्शन। डन, बोलिए। अब उसके बाद बच्चों जो इन्होंने मजाक किया है, हमारे ऑडिट में दो एसेज हैं, एक है 250, एक है 240। पहले बता देता हूं 250 किससे डील करता है? 250 डील करता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इन्होंने वो एसे के बारे में कुछ नहीं बोला, इन्होंने बस चुपके से पता क्या बोला? ये एसे बोलता है कि अगर ऑडिटर को लॉ बोलेगा बताओ तो वो बताएगा और उससे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होगी। ये आपको पहले पता था कि नहीं? अगर ऑडिटर को कोई स्टैंडर्ड अगर ऑडिटर को कोई लॉ बोलता है कि हमें बात बताओ तो ऑडिटर वो बात बताएगा। मुझे बताओ इससे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होती है क्या? इशारा कर दो, इससे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होती है क्या? आंसर इज नो। इससे बच्चों कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होती है। हमने जो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स भी पढ़ रहे थे, हमने तब भी जो है ये बात समझी थी। कॉन्फिडेंशियलिटी की 3 एक्सेप्शन थी, रिक्वायर्ड बाय लॉ, ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद आती है बातें आपको? बोलिए। तो बस इन्होंने एसए का नाम लिख के जबरदस्ती की बेइज्जती मार दी है कि भाई एसए 250, उसका नाम आपको याद कराना चाहते हैं कि एसए 250 क्या है? कंसीडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बोलता है कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी ओवररिडन नहीं होगी बाय लॉ और बाय कोर्ट्स। अगर आपको कोर्ट में जाके गवाही देनी पड़ रही है, उसमें आपको सच्चाई बतानी पड़ रही है, तो हम कॉन्फिडेंशियलिटी को ओवररिडन नहीं मानेंगे। फिर ये लेके आते हैं पिक्चर में एसए 240। अब एसए 240 क्या है? ध्यान सुनना बच्चों, 240 डील करता है, मत पढ़ो, कहानी की तरह सुनो, मैं पढ़ा दूंगा पूरा। 240 डील करता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं, जो याद रखेगा वो सीए फाइनल में याद जरूर करेगा। ये इंटरमीडिएट में ऐसे है नहीं, बट इस ऐसे को ना आप अलग से पढ़ो ही मत। एसे 240 इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ 315 एंड 330 इन रिलेशन टू फ्रॉड। एसे 240 is nothing but extension of 315 and 330 in relation to audit. Now what was 315? Risk assessment. What is 330? Response to the assessed risk. तो फ्रॉड के रिस्क को कैसे असेस करना है और फ्रॉड के रिस्क को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये बात कहां पे लिखी हुई है? एसए 240 के अंदर। सर उसका यहां पे क्या काम है? सर मैं बता देता हूं। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान से। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना, सब एग्री करते हैं। ऑडिटर का काम कभी भी प्रिवेंशन, डिटेक्शन और करेक्शन ऑफ फ्रॉड का नहीं है। वो काम किसका है? वो काम मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का है। और इसी काम के लिए मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी क्या बनाती है? इंटरनल कंट्रोल बनाती है ना? बोलो हाँ, कहना। तो याद रखें बच्चों जो बात मैंने बोली कि भाई किसी भी हाल में ये मत लिखाना कि भाई ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ फ्रॉड। ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ऑडिटर का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना। ऑडिटर को कोई ऐसा सर्कमस्टेंस दिखेगा तो वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करेगा, राइट? बट यू कैन नॉट से दैट ऑडिटर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ फ्रॉड। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कम ऑन टेल मी, हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैनेजमेंट एंड विद द ओवरसाइट ऑफ दोस चार्ज विद गवर्नेंस। दैट्स इट। याद रखेंगे ये बात। मतलब ये टॉपिक इतना जबरदस्ती का टॉपिक है, आपको इसमें सिर्फ एक बात समझनी है और वो ये बात समझनी है कि भाई ऑडिटर को सस्पिशियस एक्टिविटी आरबीआई को रिपोर्ट करनी है। ऑडिटर अगर आरबीआई को कुछ रिपोर्ट करता है तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं मानी जाएगी, राइट? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना है, फ्रॉड डिटेक्ट करना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड देयरफॉर बच्चों याद रखें, क्या ऑडिटर हर ट्रांजैक्शन को चेक करता है? कम ऑन टेल मी, क्या ऑडिटर हर ट्रांजैक्शन को चेक करता है? आंसर इज नो। उसे कोई इरेगुलरिटी अपना काम करते हुए दिख गई तो रिपोर्ट कर देगा। यू कैन नॉट होल्ड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल। इज दैट क्लियर? बोलिए बोलिए। हाँ, अगर बच्चों ग्रॉस नेग्लिजेंस है कि दिख रहा है सामने फ्रॉड हो रहा है और तो भी ऑडिटर आंख बंद कर ले, क्या बच्चों को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? अपूर्वा डांट खाओगी, डांट खाओगी, डांट खाओगी, अपूर्वा डांट खाओगी बहुत ज्यादा। क्या बोला मैंने? दिख रहा है सामने फ्रॉड हो रहा है, दिख रहा है सामने फ्रॉड हो रहा है और ऑडिटर अपनी आंखें बंद कर ले, कहते मैं नहीं देखता जी फ्रॉड को, मेरे सामने तो हुआ ही नहीं, तो क्या ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? आंसर इज यस। उस केस में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। आइए बच्चों, पूरा टॉपिक आपके सामने लिख के आपको अच्छे से मैं दिखा रहा हूं और उसके बाद आपको रटवा भी दूंगा। देखिए पहले तो टॉपिक की शुरुआत कैसे? रिपोर्टिंग टू आरबीआई। आरबीआई ने क्या किया है? एक सर्कुलर इशू करा है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑन लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंक फ्रॉड।
आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑन लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग फ्रॉड। ये सारे शेड्यूल्ड बैंक पे एप्लीकेबल है एक्सक्लूडिंग आरआरबी। सर्कुलर में बच्चों बताई गई है लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटिंग प्रोफेशन। ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी, फ्रॉड और एक्ट ऑफ एक्सेस पावर टू द रेगुलेटर दैट इज आरबीआई। डेलिबरेट फेलियर इन दिस विल लायबल फॉर एक्शन, ऑडिटर विल बी लायबल फॉर एक्शन। अगर इसमें डेलिबरेट फेलियर हुआ तो बच्चों ऑडिटर क्या हो जाएगा, कम ऑन टेल मी, विल बी लायबल फॉर एक्शन। कंसिडरेशन ऑफ एसेट 250 का नाम क्या है, कंसिडरेशन ऑफ लॉ रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट सेट्स दैट कॉन्फिडेंशियलिटी इज ओवररिडन बाय लॉ और कोर्ट्स। ये बात हमें पहले भी बता थी, कॉन्फिडेंशियलिटी इज ओवररिडन, लॉ कॉन्फिडेंशियलिटी से ऊपर है। लॉ बोलेगा बताओ तो ऑडिटर क्या बोलेगा, बताता हूं साहब, राइट। फिर एसेट 240, आईसीआई ने जो कंटेंट दिया वो तो मजाक है। आईसीआई ने 240 का नाम लिखा और कहते हैं जी ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडलमैन स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। फिर मैंने प्रोफेशन की इज्जत बचाने के लिए बच्चों मैंने एक लाइन डाल दी है आपके पास, इज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। बताइए मुझे, बताइए, नो। Who is responsible? Management has the primary responsibility of prevention and detection of fraud and not the auditor. Management should take all necessary steps for fraud prevention and deterrence through implementing policies and controls popularly known as internal control. ये लाइन मैंने डाली है बच्चों अपनी तरफ से। क्लैरिटी है, बोलिए, आ जाओ जी। आवाज ठीक आ रही है ना, बिल्कुल एक बार थम्स अप दे दो, जरा थम्स अप दे दो, चलो बहुत बढ़िया। लाओ जी, ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर तो भाई साहब ओवरऑल सिस्टम को देखता है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को नहीं देखता है। और उसे कोई इरेगुलरिटी और फ्रॉड मिल गई अपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ ड्यूटी में तो वो आरबीआई को रिपोर्ट कर देगा और आरबीआई के साथ साथ बच्चों को मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंसर्न बैंक को भी रिपोर्ट करेगा। फिर से बोलता हूं, ऑडिटर क्या करता है बेटा, ऑडिटर तो अपनी ड्यूटी करता है, वो पूरे सिस्टम को चेक करता है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करता है। उसे नॉर्मल कोर्स ऑफ ड्यूटी में कुछ मिल गया तो वो आरबीआई प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऑफ द कंसर्न बैंक को रिपोर्ट कर देगा। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना, लिख लोगे आरबीआई को रिपोर्ट करने वाला टॉपिक लिख लोगे, कम ऑन बोलो हाँ के ना। आरबीआई को, अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, ऑडिटिंग प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मैंने एक बात देखी, मेरे पास ना एक बच्चे ने बैंक ऑडिट के नोट्स भेजे किसी टीचर की पीडीएफ स्कैन करके, उसमें ऐसा लग रहा है कि अराउंड 40% टॉपिक्स मिसिंग है आईसीआई के स्टडी मैट से, 40% टॉपिक्स मिसिंग है। बच्चा बड़ा खुश हो रहा था, कह रहा था सर देखो शॉर्ट नोट। बेटा शॉर्ट नोट तो ठीक है लेकिन 40% टॉपिक मिसिंग है। क्या आप भी चाहते हैं मैं भी ऐसे टॉपिक्स कर दूं गायब? अगर हाँ तो ये टॉपिक है नहीं, आंख बंद कर लो, ये नहीं पढ़ा तुमने, ये पढ़ाई नहीं तुमने बेटा, राइट। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं ढंग से, कल मैंने शायद आपके बैच में बताया था, नहीं कहीं बताए थे, 5 लेवल्स बताए थे बच्चों, वो 5 लेवल्स जो है आपने जरूर क्रॉस करने हैं। पता नहीं आज सुबह वाले बैच में बताए थे शायद ऑडिट में। देखो भाई देखो बालकों, मेरे प्यारे प्यारे बालकों, इस बात को सुन लो, अगर तुम्हारे बैच में नहीं बताए थे तो अभी यहाँ पे बता देता हूं मैं, जरा ध्यान से सुनना प्लीज। लो यहां से बताना शुरू कर देता हूँ, ब्लैंक पेज पे आ गया। भाई साहब आपको 5 चीजें करनी है। L1, बच्चे क्यों फेल होते हैं लेवल 1 पे, बच्चा भाई साहब पढ़ाई ही नहीं कर रहा, नो स्टडी। ये बताया था मैंने आपकी क्लास में, नहीं बताया था? नो स्टडी एट ऑल, उसका पढ़ने का मन ही नहीं है, वो सीए करने की एक्टिंग कर रहा है, हवाबाजी कर रहा है, क्लासेस लेता है, घूमता फिरता है, ऐश करता है, इंस्टाग्राम चलाता है, स्नैपचैट चलाता है, बहुत सारी तरह के एडिक्शन से पड़ा हुआ है। इस बच्चे ने तो फेल होना है ही पक्का। L2, भाई साहब बच्चा तो सीरियस है लेकिन उस सिलेबस की कवरेज ढंग से नहीं कर पाता है, उस सिलेबस की कवरेज ढंग से नहीं कर पाता है, उसे पता ही नहीं मेरे सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, वो आईसीआई की बुक्स को रेफर ही नहीं करता है। अच्छा जी, L3 पे आके वो बच्चा सीरियस भी है, वो बच्चा सिलेबस भी जो है वो ढंग से कवर कर लेता है, तो बेटा फिर मैं उस बच्चे को बोलता हूं कि भाई साहब क्वेश्चंस करो। बिना क्वेश्चंस के आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी पढ़ाई कैसे चेक होने वाली है, क्वेश्चंस के माध्यम से। इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाता है कि आप क्वेश्चंस करें। L3 भी करने के बाद क्या प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों, L3 करने के बाद आती है प्रॉब्लम रिवीजन की। L4 भी कर लोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी बेटा, मॉक टेस्ट की। अगर ये आपने सारे लेवल क्रॉस कर लिए हैं तो बेटा आपका रिजल्ट आ रहा है पास, बात खत्म। ये 5 पड़ाव हैं आपके जीवन में जो आपने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बच्चों पहले तो ना सिंसियर बनो लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ किसी को दिखाने के लिए सीए मत करो। भाई सीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, आईएएस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा कि भाई मेरा करियर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आने वाले 5 साल डिफाइन करेंगे कि मैं अगले 50 साल कैसे जीने वाला हूं। 73, 74, 75 साल के तो तुम कम से कम हो जाओगे, तो अभी आप 18, 19, 20 के हो, तो आपके नेक्स्ट 4-5 साल डिसाइड करने वाले हैं कि भैया 25 साल अगले में 50 साल जो है वो क्या करने वाला हूं। फिर आपको ये चीज डिसाइड करने में आप सिंसियर हो गए तो सिलेबस कवरेज बच्चों रखो अच्छी।
अच्छी सिलेबस कवरेज रखो। आप सट्टा मत खेलो ना अपने करियर पे कि अगर आसान पेपर आ गया, अगर रिपीट क्वेश्चन आ गए, अगर जो मैं बस पढ़ के जा रहा हूँ वो जो 5-6 पेज पढ़ के जा रहा हूँ उसमें से आ गया तो पास हो जाऊंगा, ये मत करो। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन बैंक क्यों दिया गया आपको? क्वेश्चन बैंक में राइटिंग प्रैक्टिस करो, देन उसके बाद रिविजन, और उसके बाद बच्चों मॉक टेस्ट, और उसके बाद फाइनल पेपर देके आओ। जय माता दी। ओके, चलिए आइए जी आइए। क्या बच्चों ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ जो मैंने आपको भी समझाया? जल्दी बताओ। रिपोर्टिंग टू आरबीआई। आरबीआई ने सर्कुलर इशू किया है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑन लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंक फ्रॉड। उसमें ऑडिटिंग प्रोफेशन की लायबिलिटी बताइए। सर्कुलर एप्लीकेबल किस किस को है बच्चों? आपके स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पे एप्लीकेबल है, एक्सक्लूडिंग आरआरबीज। ओके, बताना कि इसमें बताया क्या गया है कि भाई ऑडिटर को सारी सस्पिशियस एक्टिविटी, यानी जो इस एक्टिविटी में से फ्रॉड दिख रहा है या यूज ऑफ एक्सेस पावर दिख रहा है, वो रिपोर्ट करनी चाहिए रेगुलेटर को। डेलिबरेट फेलियर लायबल फॉर एक्शन। अच्छा जी, ऐसे 250 का सार क्या है? नाम याद ना भी रहे कोई बात नहीं, कंसिडर ऐसे 250। और ये ऐसे क्या बोलता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी इज ओवर रिडन बाय लॉ और रेगुलेशन। अच्छा जी, ऐसे 240 सिर्फ बातें मार के आना बच्चा। ऐसे 240 में क्या बताया गया है कि भाई ऑडिटर का काम क्या होता है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडलमैन स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ये किस बच्चे को याद नहीं, मुझे बताओ? याद है सबको? लेकिन एक बात बच्चों, प्रोफेशन की इज्जत बचाते हुए, कि भाई क्या ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड के लिए? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि फर्स्ट पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की। और इसी के लिए बेटा वो लोग इंटरनल कंट्रोल बनाते हैं। याद रखें, ऑडिटर पूरे सिस्टम को इवैल्यूएट करता है, वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को इवैल्यूएट नहीं करता है। कोई उसे इरेगुलरिटी और फ्रॉड दिख जाता है नॉर्मल कोर्स ऑफ ड्यूटी में, तो वो रिपोर्ट कर देगा किसको? आरबीआई को, और साथ साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंसर्न बैंक को। क्या ये बात आपको समझ आती है? बोल दीजिए हाँ के ना, कम ऑन बोलिए। लो जी, अगला टॉपिक। मैं तो कहता हूं बेटा ये टॉपिक में पहले तो ये दोनों ये लाइन देखो, ये दोनों लाइंस कट कर दो। क्यों? ये ऊपर वाले टॉपिक से आई हुई है। फिर उसके बाद ये दोनों लाइंस देखो और हंसो थोड़ा सा। हमने इससे ज्यादा डिटेल में अपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा हुआ है कि कब जो है फ्रॉड की रिपोर्टिंग होती है। सेक्शन 140 से सब सेक्शन 12 की जो भी डिटेल थी हमने वहां पे पढ़ी हुई है। याद है ना? ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ और मोर। तो हम कहां जाते हैं? हम एमसीए के पास जाते हैं। उसके आगे आईसीआई ने हमें हमारे सिलेबस में पढ़ने से मना किया है, रूल 13 वगैरह, तो हमने वो वहां पे पढ़ लिया था। क्या मैं इसे कवर्ड मान लूं? जल्दी बोलिए। 143-12 पढ़ा हुआ है सबने मेरे साथ, कम ऑन बोल दो। आ जाओ जी। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो आपके ऊपर से चैट बैन हटा देते हैं। अब आप लोग कुछ बोल सकते हैं अगर आपके मन में कुछ है। यहां तक बच्चों क्लैरिटी है? जल्दी बोल दो। आ जाओ जी, आ जाओ। सर ये वाले नोट्स भेज दो बेटा। अभी भेज रहा हूं, मैंने जानबूझ के नहीं भेजे क्योंकि फिर मैं इनमें कुछ लिख देता हूं, फिर आप बोलते हो सर वो राइटिंग वाले नोट्स भेजो, तो वो मैं भेज दूंगा। ओके, डोंट वरी एट ऑल। सर ऐसे 240, ऐसे 240 किसका? ऐसे 240 किसका एक्सटेंशन है बेटा? 315 और 330 का। अब 315 और 330 क्या है? आप लोगों ने मेरे साथ पहले पढ़ा हुआ है ना, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द असेस रिस्क। बस ऐसे 240 टॉक्स अबाउट रिस्क असेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड and response to the risk of material statement because of fraud. Is that clear to everyone? Come on guys, tell me. जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। ये बात क्लियर है? जल्दी बोलो। आ जाओ चैट में, आ जाओ। आ जाओ जी। चलिए यहां तक क्लैरिटी है सबको? बोल दो। आ जाओ। अब बच्चों चलते हैं आगे हम लोग धीरे धीरे से, प्लीज। ओके अंकित, अभी बात करता हूं भाई। आप प्लीज मुझे एक बार टेलीग्राम पे मैसेज डालें अभी के अभी। चलो अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो क्या है? बैंक ऑडिट अप्रोच। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आईसीआई ने कैसे जो है ये टॉपिक बनाया हुआ है अपनी बुक में। आप पहले उसे देख के खुश हो और फिर जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि क्या गलती हो गई बच्चों, क्या रह गया। हाँ, आईसीआई की बुक कहाँ है भाई? आईसीआई की बुक कहाँ है? चैप्टर वाइज, चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है बच्चों? ये चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा 10। आ जाओ मेरे साथ। हम लोग बच्चों आईसीआई की बुक के हिसाब से कहीं पे यहीं कहीं चल रहे होंगे हम लोग। अभी देखना आप जरा, हमने रिपोर्टिंग टू आरबीआई पढ़ लिया बच्चों, रिपोर्टिंग टू आरबीआई पढ़ लिया हमने, कम ऑन। अच्छा जी, रिपोर्टिंग टू आरबीआई पढ़ने के बाद आप देखेंगे आईसीआई की बुक में टॉपिक आता है कंडक्टिंग एन ऑडिट। लेकिन मैंने अपनी बुक में एक टॉपिक डाल रखा है, कौन सा? वो है बैंक ऑडिट अप्रोच। अब सुनिएगा जरा, ये देखिए बैंक ऑडिट अप्रोच वाला टॉपिक जो है वो यहां पे था।
और उसके बाद बच्चों आईसीए फिर से एक टॉपिक देता है, बैंक ऑडिट अप्रोच दे दिया। बैंक ऑडिट अप्रोच के बाद ये आपको एक टॉपिक पढ़ाते हैं, यहाँ पे समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और वो यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ाते हैं कंडक्टिंग एन ऑडिट। मेरे हिसाब से बच्चों ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। एक्चुअली में या तो सिर्फ यही दे देते या सिर्फ वही दे देते। कंडक्टिंग एन ऑडिट में और जो बैंक ऑडिट अप्रोच है उसमें ओवरलैपिंग है टॉपिक्स के अंदर। आपको पढ़ के खुद समझ आएगा कि ये एक ही बात कहना चाह रहे हैं। बस कंडक्टिंग एन ऑडिट थोड़ा सा इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड कितना किया है जरा देखना बच्चों। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ बुक दिखा रहा हूं। इनिशियल कंसिडरेशंस, अच्छा इनिशियल कंसिडरेशन पे अपने आप में बच्चों एक क्वेश्चन बनेगा कि कितनी इनिशियल कंसिडरेशन है। हमारे पास जो है वो भाई 9 इनिशियल कंसिडरेशन है। और अभी सिर्फ हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, कंडक्टिंग एन ऑडिट, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड द एनवायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग बैंक अकाउंटिंग प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। फिर उसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। अच्छा ये एंगेजमेंट टीम डिस्कशन बच्चों यहां पे दे रखा है, लेकिन एंगेजमेंट टीम डिस्कशन के जो अंदर का मटेरियल वो पता कहां दे रखा है, बैंक ऑडिट अप्रोच में, कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, वो वहां पढ़ लेना बैंक ऑडिट अप्रोच में। अच्छा आगे देखिए, अभी एक ही टॉपिक चल रहा है कि भाई हाउ टू कंडक्ट बैंक ऑडिट, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, चलते जाओ। असेस द स्पेसिफिक रिस्क 14 15 16 17। अब जाके बच्चों टॉपिक खत्म हुआ है कंडक्टिंग द बैंक ऑडिट। हाय कोई बात नहीं, संयम रखेंगे तो हम इसको भी कवर करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। एक क्लास एक्स्ट्रा चली जाएगी, कवर कराऊंगा, याद कराऊंगा, पक्की बात है। और इसमें बच्चों पता टॉपिक कैसा आएगा, ऑब्वियसली अब ये तो बोलेंगे नहीं चलो बेटा चलो शुरू हो जाओ, 18 पॉइंट बताओ हाउ टू कंडक्ट बैंक ऑडिट। आप समझ रहे मेरी बात को, ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, चलो भाई बेसल 3 फ्रेमवर्क पे शॉर्ट नोट लिख दो। हेलो बात को समझे आप लोग, कम ऑन बताओ किस पे शॉर्ट नोट लिख दो, बेसल 3 फ्रेमवर्क पे शॉर्ट नोट लिख दो। और अपने आप में बच्चों मजाक तो ये है स्ट्रेस टेस्टिंग, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आप लोग भी कहेंगे भाई मजा ही आ गया। और सोर्स देख रहे हो क्या दे रखा है। अब ये टॉपिक मैंने पहले भाई एक्चुअली में फाइट करके टॉपिक हटवाया था। आप अगर पिछले कोर्स की बुक देखेंगे ऑडिट की 1 साल पुरानी, तो उसमें टॉपिक नहीं होगा, 2 साल पुरानी देंगे उसमें टॉपिक होगा, लेकिन फिर से लेके आ गए इसको। कोई बात नहीं, फिर मेल डालेगा तुम्हारा भाई, अभी रुकना बताऊंगा मैं इसमें क्या है। एनीवेज अब ये बच्चों हम लोग इसको कैसे कवर करने वाले हैं, मैंने आपको क्यों दिखाया, ताकि मैं एक बेसिक अप्रोच आपकी बना सकूं बच्चों पढ़ने की। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 टॉपिक निकलेंगे हमारे पास। कौन कौन से, एक तो बच्चों हमारे पास निकलेगा बैंक ऑडिट अप्रोच और एक निकलेगा कंडक्टिंग द बैंक ऑडिट। इसके अंदर आपने देख लिया 18 पॉइंट्स हैं अप्रोक्सीमेटली, हम सारे कवर करेंगे। इसके अंदर भी बच्चों 3 पॉइंट्स हैं, हम सारे कवर करके चलेंगे, और इसमें 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चंस पहले से आए हुए हैं। ओके आइए इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए। अच्छा ये नोट बच्चों मैंने आपके लिए डाल दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में इंक्लूडेड है। ये आईसीआई ने नहीं बताया है, राइट। इनका पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 5 लाख। अकॉर्डिंग टू आरबीआई देयर आर 11 नॉन शेड्यूल्ड बैंक एंड 1500 नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, राइट। तो अनलाइक शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो है वो आरबीआई से क्या नहीं ले सकते हैं, कम ऑन आरबीआई से क्या नहीं ले सकते हैं, लोन जो है वो नहीं ले सकते हैं इन इमरजेंसी और एबनॉर्मल सर्कमस्टेंस। इसमें एबनॉर्मल और इमरजेंसी सर्कमस्टेंस में ले सकते हैं, अदरवाइज बच्चों ये लोग जो है वो नहीं ले सकते हैं। नॉर्मल बैंकिंग पर्पस के लिए आरबीआई से कोई लोन वोन नहीं ले सकते हैं। फिर नेशनलाइज बैंक भी बता दिया, ये पहले प्राइवेटली ओन्ड थे, फिर इनको बच्चों हमें पब्लिक बैंक में जो है कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक एक्सेट्रा। ये सारी नॉलेज बच्चों एक्स्ट्रा है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। आपके पेट में जो दर्द हो रहे हैं वो सारे दर्द इस नॉलेज से ठीक हो सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा। आइए नाउ ड्यू टू द रिपोर्ट ऑन फ्रॉड हमने पढ़ लिया, स्टडी फ्रॉम द बुक मैंने आपको पहले बता दिया। बैंक ऑडिट अप्रोच पे चलते बच्चों, 3 पार्ट हैं इसके, ड्रॉइंग एंड ऑडिट प्लान, कंट्रोल एनवायरमेंट ऑफ द बैंक एंड एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट। क्या पढ़ने वाले हैं, बैंक ऑडिट अप्रोच, कितने पार्ट्स दिए गए, ऑडिट प्लान कैसे बनाओगे, कंट्रोल एनवायरमेंट को कैसे स्टडी करोगे, और एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। बताइए यहां तक क्लैरिटी है बच्चों सबको, पूरा आपको बैंक ऑडिट चैप्टर का ओवरव्यू मिला कि बैंक ऑडिट अप्रोच पढ़ेंगे, उसके बाद कंडक्टिंग द बैंक ऑडिट पढ़ेंगे। दोनों टॉपिक में ओवरलैपिंग है। कंडक्टिंग द बैंक ऑडिट बहुत बड़ा बनाया है इन्होंने, 18 पॉइंट्स दिए उसके अंदर, लेकिन ये पॉइंट्स बच्चों इक्वली इंपॉर्टेंट है। खासकर एंगेजमेंट टीम डिस्कशन आपके एग्जाम में 3 से 4 बार बच्चों पूछा जा चुका है। ओके ओके आइए पहला पॉइंट, आपको बनाना है ऑडिट प्लान। मेरे साथ आपको बनाना है बच्चों बैंक के ऑडिट का प्लान। अब बैंक के ऑडिट का प्लान हवा में तो बनेगा नहीं, ध्यान से समझना। किस बेसिस पे बनेगा भाई, किसी भी एंटिटी का ऑडिट प्लान बनाओ, क्या आपको उसके ऑपरेशन समझने, बोलो हाँ के नहीं।
क्या आपको ये समझना है कि भाई साहब एडवर्स फीचर पता है क्या यार, सीधा सीधा लिखो ना, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या रिस्क हो सकता है। देन लेवल ऑफ कंप्लाइंस, मतलब लॉ और रेगुलेशन कौन कौन से एप्लीकेबल है। एंड ऑडिट रिस्क बेस्ड ऑन इनएडिक्वेसी और ब्रीच ऑफ आईसी। चलो आप बताओ किसकी बात कर रहे हैं, लास्ट वाले पॉइंट बच्चों मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं। एवरीवन रेडी, बताओ जरा लास्ट वाले पॉइंट पे, ऑडिट रिस्क बेस्ड ऑन इनएडिक्वेसी और ब्रीच ऑफ आईसी। एग्जैक्ट वर्ड चाहिए मुझे। वेरी गुड वरुण, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। बच्चों ये बात पता है किसकी हो रही है, ध्यान से देखो। टेक्निकली स्पीकिंग दे आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोल रिस्क। सोचो ना, ऑडिट रिस्क बेस्ड ऑन इनएडिक्वेसी और ब्रीच ऑफ आईसी, यानी कि वो रिस्क जो किस पे डिपेंडेंट है, जो किसकी वजह से है, आईसी की ब्रीच की वजह से, आईसी की इनएडिक्वेसी की वजह से। और ऐसे रिस्क को हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। ऐसे रिस्क को तो हम लोग बुलाते हैं कंट्रोल रिस्क। साथ में हो मेरे, साथ में हो, जल्दी बताओ, आ जाओ। दोबारा से बोलता हूं बच्चों ध्यान से, ड्रॉइंग एन ऑडिट प्लान किस बेसिस पे ड्रॉ करोगे, ऑपरेशन, फीचर, कंप्लाइंस एंड कंट्रोल रिस्क। चार बातें, ऑपरेशन, फीचर, कंप्लाइंस एंड कंट्रोल रिस्क। मेरे साथ, ऑपरेशन, फीचर, कंप्लाइंस एंड कंट्रोल रिस्क। बोल सकते हो, बोल सकते हो, आ जाओ जी। देन कंट्रोल एनवायरमेंट। अब आप मुझे बताओ, किसी का भी ऑडिट करने जाओगे, क्या उसके कंट्रोल एनवायरमेंट को पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, मुझे बताओ। समझोगे कि नहीं समझोगे? बिल्कुल समझेंगे। क्यों समझेंगे? मैं बचपन से नॉलेज है भाई, कंट्रोल एनवायरमेंट को समझेंगे, उसका आईसी समझ में आएगा, हमें पता चलेगा हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है कि नहीं करना है। अच्छा बच्चों, एक पॉइंट और कनेक्ट करा दूं, शायद मैंने कल भी बोली थी बात। बैंक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल होगा ही होगा भाई। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है भाई साहब, सब्सटैंटिव प्रोसीजर अलोन विल नॉट प्रोवाइड दी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो इनके इंटरनल कंट्रोल को हम लोग कैसे समझेंगे? चेक वेदर बैंक्स हैव द फॉलोइंग, हैव द एप्रोप्रिएट कंट्रोल, हैव द एप्रोप्रिएट कंट्रोल। इन्हें देखना बच्चों, इफेक्टिव एसओडी, एक्यूरेट मेजरमेंट, अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकंसिलिएशन, सेटिंग ऑफ लिमिट। सेटिंग अप लिमिट क्या होता है कि भाई जितनी लिमिट सेट है उससे ज्यादा लोन ना जाए किसी के पास, उससे ज्यादा अमाउंट ना जाए किसी के पास। रिपोर्टिंग ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है कि अगर किसी भी अकाउंट में कुछ एक्सेप्शनल नेचर की ट्रांजैक्शन हो रही है तो रिपोर्ट हो जानी चाहिए। फिजिकल सिक्योरिटी, कि भाई बैंक के पास बहुत सारा कैश भी होता है, बहुत सारे एसेट्स होते हैं, उनकी फिजिकल सिक्योरिटी को लेके। मुझे अब आपसे क्वेश्चन पूछना है, ये सब क्या है? ये सब जो यहां पे लिखा है आपके सामने क्या है, बताओ जरा, एक वर्ड बताओ। आईसी नहीं, अंदर चलो। आईसी नहीं भाई, आईसी तो सबको पता है। वेरी गुड, वेरी गुड नेहा गोयल, वेरी गुड। चेकलिस्ट भी नहीं है ये, वेरी गुड नेहा गोयल। बेटा आपको पता है यही मजा है अगर आपने ऑडिट ढंग से पढ़ा है। आईसी के कितने एलिमेंट्स थे? 5, और बच्चों उसमें से एक एलिमेंट होता था कंट्रोल एक्टिविटीज। जाके चेक कर लो, वहां पे यही समझाया हुआ है कि नहीं समझाया हुआ है। दीज ऑल आर कंट्रोल एक्टिविटी। बचपन में एग्जांपल दिया था आपको, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का, रिकंसिलिएशन का, अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस का। दीज ऑल आर कंट्रोल एक्टिविटीज। चेक करके देखो एलिमेंट्स में क्या कंट्रोल एक्टिविटी वाला एलिमेंट आता है, ये वो सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पे। नथिंग न्यू। आप मुझे बताओ, कंट्रोल एनवायरमेंट एट बैंक आप लोग क्या चेक करने वाले हो? एसओडी एप्रोप्रिएट है या नहीं, एक्यूरेट मेजरमेंट होती है कि नहीं, ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर अप्रूवल होती है कि नहीं, रिकंसिलिएशन होती है कि नहीं, लिमिट सेटअप कर रखी है कि नहीं, एक्सेप्शंस की रिपोर्टिंग होती है नहीं, और फिजिकल सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं या नहीं है। हेलो, इजी इजी। याद कैसे करने मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। कभी भी जीवन में कंट्रोल एक्टिविटी में फंस जाओ, 3 तो तुम्हें याद है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, रिकंसिलिएशन, अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन। बोलो 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 बोलो। आज 2-3 और याद कर लेते हैं जो और कहीं पे भी, ये सिर्फ बैंक में होगी क्या भाई? कहीं पे भी सेटिंग ऑफ लिमिट्स, फिजिकल सिक्योरिटी, 5 याद होती है परमानेंट। फिर से बोलेंगे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, रिकंसिलिएशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस, सेटिंग ऑफ लिमिट एंड फिजिकल सिक्योरिटी। कौन कौन सी बच गई? आओ जरा निकालें बच्चों। ये हो गया, हाँ, एक्यूरेट मेजरमेंट, इसको मार्क कर लो, जो जो बच गई उसको मार्क कर लो। एक्यूरेट मेजरमेंट, रिपोर्टिंग ऑफ एक्सेप्शन, बस उसके अलावा तो हो गई थी सारी। हाँ, खत्म। याद करनी क्यों है? बचपन में समझ ली थी। अगर आपको पता चल गया कंट्रोल एक्टिविटीज हैं, बताओ मुझे कोई 5 कंट्रोल एक्टिविटीज बता दो जो पूरे जीवन में हर जगह पे लगती रहेंगी। क्या क्या बेटा? एसओडी, अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकंसिलिएशन, फिजिकल सिक्योरिटी, सेटिंग अप ऑफ लिमिट्स, और कौन कौन सी बच गई थी? एक्यूरेट मेजरमेंट। एक्यूरेट मेजरमेंट एक अभी भी बच गई, कौन सी? रिपोर्टिंग ऑफ एक्सेप्शन। ये भी बच्चों आपको ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी, रिपोर्टिंग ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है? जो इररेगुलर ट्रांजैक्शन है, कोई जो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन के नेचर में, जो नॉन रूटीन अमाउंट के नेचर में है, वो हो गई आपकी एक्सेप्शन। डन, बोलिए। हाँ जी, क्या बच्चों आपको बैंक ऑडिट अप्रोच में दोनों पॉइंट क्लियर है? ड्रॉइंग एन ऑडिट प्लान एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट एट बैंक। बताइए हाँ के ना। ऑडिट प्लान किस बेसिस पे बनाओगे? ऑपरेशन, मेरे साथ, ऑपरेशन, फीचर, लेवल ऑफ कंप्लायंस एंड कंट्रोल रिस्क। ऑपरेशन, फीचर, लेवल ऑफ कंप्लायंस एंड कंट्रोल रिस्क।
फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप लोग क्या क्या चेक करने वाले हो भाई साहब, कुछ याद नहीं करना है। कंट्रोल एनवायरनमेंट हम लोग चेक करेंगे एप्रोप्रिएट कंट्रोल है कि नहीं, एप्रोप्रिएट कंट्रोल के कंट्रोल एक्टिविटी चेक कर लो, बोल के देखते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, रिकंसिलिएशन, अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन, फिजिकल सिक्योरिटी, सेटिंग ऑफ लिमिट, और हमारी एक्सेप्शन रिपोर्टिंग भी हर जगह पे लगती है। और एक और रह जाती है, वो कौन सी बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ रह जाती है कि भाई हमारे अमाउंट्स सही से मेजर हो रहे हो। डन, बोलिए आ जाइए। इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक टॉपिक और दे रखा है, ये मैं लास्ट में एक बार क्विकली रिवीजन के टाइम पे कवर कर दूंगा, अभी आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पे बच्चों जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और दोबारा भी पूछा जा सकता है, वो है एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। कम ऑन, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आराम से, एकदम शांति। तो सबसे पहले बच्चों ये समझ लेते हैं कि एंगेजमेंट टीम डिस्कशन होगा किसके बीच में। कितना ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, किसके बीच में होगा बेटा? हमारी क्रिकेट टीम के बीच में। नहीं भाई नहीं, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन किस में होगा? एंगेजमेंट टीम में होगा। अब एंगेजमेंट टीम में कौन कौन लोग होते हैं भाई साहब? जितने भी आपके टीम के लोग हैं, यानी जितने भी आपके फर्म के लोग हैं, प्लस अगर आपने कोई एक्सपर्ट हायर कर रखा है। एक्सपर्ट आप लोग कब हायर करते हैं? जब आपको लगता है कि भाई साहब क्लाइंट के पास कोई ऐसे इश्यूज हैं जिसमें मैं जो है वो काबिल नहीं हूं ओपिनियन देने के लिए या एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, तो बेटा हम लोग किसको हायर करते हैं? ऑडिटर्स एक्सपर्ट को हायर करते हैं। एसए 620 याद आ रहा है आपको? एसए 620 राइट। 600 मत बोलना, 600 था अदर ऑडिटर के लिए, 620 होता है ऑडिटर्स एक्सपर्ट के लिए। ओके, फिर से सुनिए। सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई साहब एंगेजमेंट होगा किसके बीच में? एंगेजमेंट टीम के बीच में, यानी वो लोग जो एंगेजमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं और साथ में जो एक्सपर्ट हायर कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर जो है वो एंगेजमेंट डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन पता क्या पता चलेगा? वी विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंक, इट्स एनवायरमेंट एंड इट्स आईसी। बचपन में पढ़ा हुआ है भाई, बचपन में पढ़ा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल। बोल दो हाँ कहना। अच्छा बताओ, क्या ये एंगेजमेंट का डिस्कशन बच्चों डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताओ, क्या ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कम ऑन, यस। अच्छा, कौन सी स्टेज पे होना चाहिए डिस्कशन? सर ये डिस्कशन हम तब करेंगे जब हम लोग अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ तैयार कर चुके होंगे, जब हम लोग बिल्कुल रिपोर्ट तैयार करके बैठे होंगे। या बच्चों हम लोग इसे प्लानिंग स्टेज पे करेंगे। मुझे बताइए कौन से स्टेज पे करेंगे? प्लानिंग स्टेज पे। मुझे बताओ एंगेजमेंट डिस्कशन की भूमिका। एंगेजमेंट डिस्कशन किस में होगा? एंगेजमेंट टीम में होगा। एंगेजमेंट टीम में कौन होते हैं? वो लोग जो एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं और साथ साथ में एक्सपर्ट्स। डिस्कशन का फायदा क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। किसकी अंडरस्टैंडिंग? एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। डन। याद रखें बच्चों, ये एंगेजमेंट डिस्कशन डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। और कौन सी स्टेज पे होना चाहिए? कमॉन, कौन सी स्टेज पे होना चाहिए? प्लानिंग स्टेज पे होना चाहिए। आइए आप लोगों को जल्दी से एक बार बच्चों पढ़ा देता हूं, ये लीजिए। सो एंगेजमेंट टीम डिस्कशन किसके बीच में? द पर्सनल परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट प्लस द एक्सपर्ट्स। द पर्सनल परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट प्लस द एक्सपर्ट्स। ओके, डिस्कशन किस लिए होगा? बेटर अंडरस्टैंडिंग। कमॉन, डिस्कशन किस लिए होगा? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंक, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। और ओहो, इस डिस्कशन के बाद बच्चों हम लोग क्या कर पाएंगे? रोमम असेस कर पाएंगे कि नहीं? हेल्प करेगा हमें रोमम के असेसमेंट में? यस, बिल्कुल करेगा। इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड ऑर्डिनरली डन एट दी, हाँ जी, ऑर्डिनरली डन एट दी कौन सी स्टेज? प्लानिंग स्टेज। भूमिका बन गई एंगेजमेंट टीम डिस्कशन की। मैं फिर बता दूं, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन कंडक्टिंग एंड ऑडिट वाले टॉपिक का भी पार्ट है। हम वहां पे उसे नहीं पढ़ेंगे, हम यहीं पे पढ़ लेंगे, क्योंकि वो वहां पे बस इंट्रो दे रखा था और यहाँ पे डिटेल में दे रखा था, तो हम डिटेल यहीं पे पढ़ के इसे फिनिश कर देंगे। इज दैट क्लियर? बोलिए आ जाओ जी। अभी क्या चल रहा है? बैंक ऑडिट अप्रोच। बैंक ऑडिट अप्रोच में बच्चों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? ड्राइंग द ऑडिट प्लान। दूसरा क्या था? कंट्रोल एनवायरनमेंट एट द बैंक। ओके जी। और तीसरा आता है हमारे पास एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन की बच्चों भूमिका हमारी बन चुकी है। बोल दो हाँ के ना। यस सर बिल्कुल बन चुकी है। और उस भूमिका में हमने क्या देखा है? उस भूमिका में हमने ये देखा है कि देखो जी कौन कौन करेंगे डिस्कशन? जो लोग एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं प्लस जो एक्सपर्ट्स हमने हायर किए हैं। ओके ग्रेट। क्या होगा एंगेजमेंट से? अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी बैंक की, उसके एनवायरमेंट की, उसके आईसी की। उससे क्या कर पाएंगे? असेसमेंट ऑफ रोमो में मदद मिलेगी। एंगेजमेंट डिस्कशन क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। और याद रखें बच्चों साथ साथ में कि भाई ये जनरली कौन सी स्टेज पे किया जाता है? कम ऑन, प्लानिंग स्टेज पे किया जाता है। अब आएगा वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, कौन से मैटर्स हैं जिन पे एंगेजमेंट डिस्कशन होना चाहिए? कौन से मैटर्स हैं जिन पे एंगेजमेंट डिस्कशन होना चाहिए? बहुत सिंपल, एरर्स विच आर लाइकली टू अकर। एरर्स जो पिछले साल मिले थे, दो तो एरर्स हो गए। मेरे साथ बोलो बेटा, बोलो। पहला बोलो क्या? एरर्स विच आर लाइकली टू अकर। एरर्स जो पिछले साल मिले थे। तीसरा, मेथड्स ऑफ फ्रॉड। किस किस तरीके से फ्रॉड हो सकता है बैंक में? किस किस तरीके से फ्रॉड हो सकता है बैंक में? चौथा,
नीड टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, नीड टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और पांचवा बहुत सिंपल है, तो ये प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का ही पार्ट, बट क्या बताएं, ये इन्होंने 15 साल पहले जो चैप्टर बनाया था उसी को कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, कहीं पे कंटेंट चेंज कर दिया, कहीं पे नहीं किया है। अच्छा मुझे बताना, क्या ये प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का पार्ट नहीं है दैट यू शुड रिमेन अलर्ट फॉर कंडीशंस व्हिच माइट इंडिकेट मटेरियल स्टेटमेंट? हाँ, दो अलग पॉइंट बना दिए इसके, कोई बात नहीं, हम भी सह लेंगे। आ जाओ बेटा, पांच चीजों पे डिस्कशन करके बताओ मुझे। एरर्स लाइकली टू अकर, एरर्स आइडेंटिफाइड इन द प्रीवियस ईयर, मेथड्स बाय व्हिच फ्रॉड कैन बी डन इन द बैंक। चौथा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, पांचवा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म की दूसरी लाइन दैट यू शुड रिमेन अलर्ट फॉर कंडीशन एंड अदर इंफॉर्मेशन व्हिच माइट इंडिकेट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दो एरर, एक मेथड ऑफ फ्रॉड, चौथा पांचवा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। क्या बोलती जनता? आ जाओ जनता, ये देखो, matters on which discussion will take place, errors which are likely to occur, errors identified in the previous year, methods of fraud, need to maintain professional skepticism and alert for information and other condition indicating what? Come on, tell me, indicating what? Material misstatement। बताइए बच्चों, जल्दी से एक बार इनको रीड कीजिए और मुझे बताइए कि आपको याद भी होते हैं कि नहीं। जल्दी जल्दी बताइए, याद कर लीजिए 1 मिनट में, बस एक मिनट से भी कम में। डन हो जाए तो थम्स अप दिखा दीजिएगा प्लीज। याद भी कर लिए पक्का? दो एरर, एक मेथड, दो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जनरल और एक बच्चों उसका थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा के बोल दिया कि भाई अलर्ट रहो उन कंडीशंस के लिए दैट माइट इंडिकेट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। ओके, आ जाइए। देन इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए, अब इस डिस्कशन के एडवांटेजेस क्या है मैंने आपको वो बताने। इधर देखिए, सबसे पहला तो एडवांटेज यही है, क्या बच्चों आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आसानी से असेस कर पाओगे, पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आप लोग डिटेक्ट कर पाओगे, एंड खासकर जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बिकॉज ऑफ फ्रॉड है, क्या आप उसके बारे में थोड़ा जल्दी प्रॉम्प्टली पता लगा पाओगे? आंसर इज यस, और हम लोग उसके लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स भी फिर डिजाइन कर पाएंगे। फिर से बोलता हूं, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन की एडवांटेज बतानी है। नंबर 1 एडवांटेज ये है कि भाई आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे फोकस रख सकते हैं और आप जो है उसके लिए पहले से ही एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स प्लान कर सकते हैं। अगर आप ये डिस्कशन नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई रोमम आपसे मिस हो जाए और हो सकता है कि जो रोमम आइडेंटिफाई हुए हैं उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स भी ना दे पाए। ओके, पहला एडवांटेज बच्चों, पहला एडवांटेज क्या है कि आप लोग स्पेसिफिक एम्फेसिस दे सकते हैं ऑन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड स्पेशली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। दूसरा एडवांटेज, सब प्लानिंग वाली बातें हैं, प्लानिंग वाली बातें हैं सब। आप डेलीगेशन ऑफ वर्क प्रॉपर्ली कर पाएंगे, बोलिए हाँ के ना? आप एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस टीम मेंबर को इन्वॉल्व कर पाएंगे अलग अलग एरियाज पे जहां पे एक्सपीरियंस टीम मेंबर की जरूरत होगी, क्योंकि आपने पहले से क्या कर लिया है, डिस्कशन कर लिया है। एंड तीसरी बात, आप लोग पहले से ही पता लगा पाएंगे क्या मुझे किसी स्पेशलिस्ट की, क्या मुझे किसी ऑडिटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ने वाली है या नहीं। डन, राइट। 3 एडवांटेज, आप लोग स्पेसिफिक फोकस कर पाएंगे ऑन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बिकॉज ऑफ फ्रॉड एंड आप उनके लिए एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज जो है वो बना पाएंगे। दूसरी एडवांटेज, डेलीगेशन ऑफ वर्क कर पाएंगे। तीसरी एडवांटेज बच्चों क्या है कि आप लोग रिव्यू कर पाएंगे, पहले से देख पाएंगे कि आपको इस ऑडिट के दौरान किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है या नहीं। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, क्या यहां तक बच्चों बात समझ आती है आपको? जल्दी बोलिए हाँ के ना। आ जाओ, मैं 2 मिनट के लिए चैट ऑन कर रहा हूं, कुछ रेलेवेंट डाउट हो सिर्फ डाउट लिखिएगा, हाँ ना कुछ मत लिखिएगा और कोई बात मत लिखिएगा, सिर्फ अगर आपका कोई डाउट है यहां तक की क्लास में तो वो लिखिएगा प्लीज जल्दी से। ओके चलिए, मैं आपको बच्चों पहले एडवांटेज वाले पॉइंट दोबारा समझाता हूं। शायद मैंने एडवांटेज वाले पॉइंट पढ़ाए नहीं है इसलिए शायद वो रह गए। अभी आपको एक बार रीड करके दोबारा समझाता हूं, बच्चों को इसमें डाउट आ रहे थे, फिर आपसे डाउट लेता हूं। स्पेसिफिक एडवांटेज क्या है बच्चों एंगेजमेंट टीम डिस्कशन का? आप लोग फोकस कर सकते हैं किस पे? रोमम ड्यू टू फ्रॉड पे, और उसके हिसाब से आप एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज भी जो है वो बना सकते हैं, राइट। डेलीगेशन ऑफ वर्क कर सकते हैं, एप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस्ड एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को आप लोग अपॉइंट कर सकते हैं रेलेवेंट एरियाज में। रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू क्या कर सकते हैं, किस बात को? द नीड टू इन्वॉल्व द स्पेशलिस्ट, कि मुझे कोई स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी इस ऑडिट के दौरान या नहीं पड़ेगी, इसकी नीड को आप लोग पहले ही एंगेजमेंट टीम डिस्कशन के दौरान ही रिव्यू कर सकते हैं। ओके, तीनों पॉइंट क्लियर है? ओके जी, अच्छा एडवांटेजेस वरुण अब क्लियर है? वरुण चलो जी, फिर से आपके लिए डाउट के लिए बच्चों ओपन कर रहा हूं,
कुछ इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मैंने बोला बेटा सिर्फ डाउट लिखना चैट में और कुछ मत लिखना, तो एक बच्चे ने लिखा डाउट। ये है बच्चों हमारे सीए इंटरमीडिएट के बच्चे जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं बहुत जल्दी ही। बहुत ही बढ़िया बच्चों, ले आइए प्लीज, चैट ओपन कर दी मैंने फिर से। फ्रॉड वाला थर्ड पॉइंट रिपीट कर दो, फ्रॉड वाला थर्ड पॉइंट मुझे एक बार प्लीज स्पेसिफिकली बताएं कौन से टॉपिक में। चलिए मैं 2 मिनट के लिए पॉज करता हूं चैट पर, आपके क्वेश्चन यहां से लेने की कोशिश करता हूं। फ्रॉड वाला थर्ड पॉइंट कौन सा बच्चों? फ्रॉड वाला थर्ड पॉइंट मुझे एक बार दोबारा से मैसेज करना, फ्रॉड वाला थर्ड पॉइंट आप कौन सी बोल रहे हैं? ऑडिटर्स रिपोर्ट में लिखा है ओनली इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक एंड एसबीआई मींस बैंकिंग कंपनी पर वो मैटर्स आएंगे रिपोर्ट में। तो भाई ऑडिटर रिपोर्ट में बैंकिंग कंपनी में कौन से मैटर्स आएंगे? जो भाई हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे हैं। नेशनलाइज्ड बैंक पे कौन से मैटर्स आएंगे वो स्पेसिफिकली मैंने आपको भी पढ़ा दिए यहाँ पे, है ना? आ जाओ जी। विजेता गुप्ता ने लिखा है प्लीज रिप्लाई। ओके रिप्लाई मैं भी ऐसे बोल देता हूँ बेटा, क्वेश्चन पूरा भेजा करो तभी आएगा, क्योंकि आपकी चैट ऊपर चलेगी तो मुझे नहीं पता आपने क्या क्वेश्चन पूछा। इफ ऑडिटर फाइंड मटेरियल स्टेटमेंट देन वो आरबीआई और एमसीए दोनों को बताएगा। बेटा मटेरियल स्टेटमेंट मिली है तो वो एमसीए के पास क्यों जाएगा? मटेरियल स्टेटमेंट मिली है तो वो आरबीआई को बताएगा, बैंक को बताएगा। एमसीए के पास तो फ्रॉड के केस में जाता है ना, 143(12) के केस में। ठीक है जी। अच्छा सर सेकंड एडवांटेज बता दो एक बार। हाँ बेटा लो, सेकंड एडवांटेज एंगेजमेंट टीम डिस्कशन की सेकंड एडवांटेज यही। अरे भाई सेकंड एडवांटेज में तो कुछ है ही नहीं। आप जब एंगेजमेंट टीम डिस्कशन करेंगे आपकी बैंक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है। यू नो कि कौन से एरियाज हैं जहां पे हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए, कौन से एरियाज हैं जहां पे नए लोगों से भी काम चल जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? डेलीगेशन ऑफ वर्क आप कर पाएंगे, टीम मेंबर्स अच्छे से जो है वो अपॉइंट कर पाएंगे। दैट्स इट। ओके आयुषी बोल रही है आपकी बुक का डी पॉइंट। बेटा टॉपिक तो बताओ, मेरी बुक का डी पॉइंट तो ठीक है। ऑडिट रिस्पॉन्स टू एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क। ओके तो बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ पे क्या है देखो जरा ध्यान से देखो। आपके ये सारे एडवांटेज तो मैंने पढ़ा दिया आपको, एरर मेथड और ये वाला प्रोफेशनल स्केप्टिज्म और नीड टू बी अलर्ट। यहाँ पे बस यही बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्स बना पाएंगे आप लोग रिस्क के लिए। एंगेजमेंट टीम का आप किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे? आप रिस्क पे भी डिस्कशन करेंगे और आप रिस्पॉन्सेज पे भी डिस्कशन करेंगे। अभी रिस्पॉन्सेज ये रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं? एंगेजमेंट रिलेटेड रिस्क जो आप एसए 220 एसक्यूसी 1 में पढ़ते हो। एसए 220 और एसक्यूसी 1 में एंगेजमेंट रिलेटेड रिस्क होते हैं ना, कि इंटीग्रिटी पे डाउट तो नहीं है। परवेसिव रिस्क जो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट डाल रहे हो। स्पेसिफिक रिस्क जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर असर्शन पे इंपैक्ट डालते हो, राइट? ये पॉइंट एक बार मैं आईसीएस स्टडी मैट से भी चेक कर दूंगा, अदरवाइज मुझे अपने नोट्स में भी इंक्लूड करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो इसका एक हम लोग मैटर्स ये लिख सकते हैं, मैटर में एक पॉइंट ऐड ही कर देता हूँ बच्चों में यहाँ पे ताकि ये रह ना जाए। बहुत अच्छा पॉइंट ये नोट डाउन करवाया किसने? ये आयुषी ने नोट डाउन करवाया था। तो रिस्पॉन्स पे भी डिस्कशन होगा। रिस्पॉन्स टू 1 2 3 एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क। स्पेसिफिक रिस्क मतलब एक असर्शन को लेकर रिस्क, परवेसिव रिस्क बच्चों पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर रिस्क, और एंगेजमेंट रिस्क मतलब आपके एंगेजमेंट जब आप शुरू करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो रिस्क होते हैं, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, अपनी कॉम्पिटेंसी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा को लेके। डन? चलिए जी, तो ये हो गई। और भी किसी के पास कुछ है चिंता का विषय तो प्लीज मैसेज कर सकते हैं, जल्दी से भेजिए मुझे। आ जाओ जी। ओके सर मेथड ऑफ फ्रॉड वाला पॉइंट इन एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, मेथड ऑफ फ्रॉड वाला पॉइंट इन एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। अच्छा मेथड ऑफ फ्रॉड वाला पॉइंट ये कह रहे हैं आप। ओके तो देखो मेरी बात को बेटा, क्या होता है कि टीम शुरू में ही बैठ के सोचती है कि बैंक में किस किस तरह से जो है फ्रॉड किए जा सकते हैं। क्या लिमिट के साथ कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या किसी जान पहचान के व्यक्ति को रिलेटेड पार्टी को ज्यादा लोन दिया जा सकता है, या रिलेटेड पार्टी के लिए टर्म्स को ट्वीक करके लोन दिया जा सकता है? तो ये शुरू में बैठ के एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि किस किस मेथड से फ्रॉड्स जो है वो किए जा सकते हैं बैंक के अगेंस्ट या बैंक के अंदर, और उन डिस्कशन को फिर माइंड में रखते हुए रिस्पॉन्सेज बना लेते हैं। ओके चलिए जी। हाँ दैट्स इट। आई थिंक इतना डिस्कशन जो है वो बहुत है। लो जी लो, यहां तक की सारी बातें बच्चों ने कर ली है। हम लोग जल्दी से इस क्लास की रिवीजन करते हैं, इसको बढ़िया से पैक करते हैं और फिर जो है इसकी छुट्टी कर देते हैं। ओके अब पहले मैं आपको एक बार जाने से पहले बच्चों ओवरव्यू जरूर दूंगा चैप्टर का, हम लोग कहां चल रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। हमारा एंगेजमेंट टीम डिस्कशन हो गया है, हमारा एंगेजमेंट टीम डिस्कशन के एडवांटेजेस हो गए। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, कंडक्टिंग एन ऑडिट। ये टॉपिक बच्चों अपने आप में आप लोग समझ गए होंगे, 1 2 3 4 5 लगभग 5 पेज का टॉपिक है। बहुत सुपर स्पीड से हमें कवर करना पड़ेगा और हो भी जाएगा। पता है क्यों? इसमें नया कुछ नहीं है।
अभी तक आपने जो ऑडिट पढ़ा है, फॉर एग्जांपल ऐसे 210 आपने पढ़ा हुआ है, यस। ऐसे 300 आपने पढ़ा हुआ है, यस। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स इंटरनल कंट्रोल एंड इन्वायरमेंट आपने पढ़ा हुआ है, यस। ये सारी चीजें बच्चों इसके अंदर जो है वो रिपीट होके आने वाली है। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना, बोल दो। तो बस अब वही चीजें बच्चों हमें नेक्स्ट 2 क्लास में टारगेट करते हैं या 1 क्लास में टारगेट करते हैं कवर करने की, और उसके बाद बच्चों मेन हमारा काम शुरू होगा यहां से। यहां के बाद जो भी टॉपिक है वो आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग ऑडिट करना शुरू कर देंगे। पता है किसका? एडवांसेस का ऑडिट कैसे होगा। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं बच्चों, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एडवांसेस का ऑडिट कैसे होगा, एडवांसेस क्या होते हैं, फिर किस किस तरह की जो है वो सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है। प्लीज इस डिस्कशन को सुन लीजिए बच्चों, ये आपको चैप्टर की कवरेज में हेल्प करेगा। प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या है इनकम रिकग्निशन वगैरह को लेके, प्रोविजंस कैसे बनाते हैं, कुछ मिसलेनियस टॉपिक जैसे कि एडवांसेस अंडर कंसोर्शियम या कंसोर्टियम, जो भी आप बोलना चाहे, वो क्या होते हैं, राइट। इस तरह के एडवांसेस का हम लोग बच्चों ऑडिट करना सीखेंगे। ड्रॉइंग पावर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। उसके बाद हम लोग रेवेन्यू आइटम्स का ऑडिट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। फिर इनकम का हम लोग रेवेन्यू और इनकम का ऑडिट कैसे करते हैं, एक्सपेंसेस का ऑडिट कैसे करते हैं, तब जाके खत्म हो जाएगा, राइट। तो आप पूरे चैप्टर का फ्लो समझिए। पहले आपको कल की क्लास में बैंक से इंट्रोड्यूस कराया गया। आज आपका बच्चों हमने बैंक के जो ऑडिट से रिलेटेड बातें थी वो पढ़नी शुरू करी, बैंक ऑडिट अप्रोच पढ़ी। अब कंडक्टिंग एंड बैंक ऑडिट हम लोग पढ़ेंगे। मुझे 1 से 2 क्लास लग सकते हो 5 पेज कवर कराने में, आप लोग जैसा साथ देंगे उस पर डिपेंड करेगा। और उसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे एडवांसेस के ऑडिट पे। एडवांसेस में जो मिसलेनियस टॉपिक पढ़ने होंगे वो इनकम रिकग्निशन एंड प्रोविजनिंग, फिर ऑडिट ऑफ इनकम, ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस। इस तरह से हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। डन? बोलिए हाँ क्या ना। आइए बच्चों, तो ये है हमारे कुछ टॉपिक्स जो हमने यहाँ पे कवर करने थे।